हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस सबसे पहले सॉरी, क्योंकि हम वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से कंटिन्यू जो है चैनल पे वीडियो अपलोड होगी और आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेट है वो 3/2/2023 का है, जिसमें आज हम साइंस का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं साइंस का हमारा क्या क्वेश्चन है। ये रहा हमारा साइंस। 61 से हमारा साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 दहन की सभी क्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। S2 इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है तथा और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। S1 और S2 दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी सबसे पहले जानना ये जरूरी कि दहन की सभी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का जलना और जल के साथ प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जो है इसके उदाहरण है। आप यहाँ पे इसका फार्मूला देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, R1 अभिक्रिया एक बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। R2 अभिक्रिया 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बनिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है। संयोजन अभिक्रिया होती है R1 की और R2 की वियोजन अभिक्रिया, R1 की द्विस्थापन अभिक्रिया, R2 की संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, द्विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करना एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो अभिकारकों को एक आयन का विनिमय करके दो नए उत्पादन बनाते हैं। विनिमय यानी कि डोनेट कर देते हैं, उसको दे देते हैं, तो दो नए उत्पाद जो हैं ये बनते हैं। आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे MgCO3 एक उत्पाद बन रहा है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। S2 भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं होता, निर्मित नहीं होता है। इसमें जो है हमारा S2 ऑप्शन करेक्ट है, तो S1 जो है वो गलत है। तो दोनों सही है नहीं, S1 दोनों सत्य है नहीं, S1 सत्य है, S1 असत्य है, किंतु S2 सही है। हाँ, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन जिसमें एक भौतिक गुण किसी पदार्थ के भौतिक गुण में जो है कुछ परिवर्तन हो जाते हैं लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक गर्म भाग, मध्य गर्म भाग, न्यूनतम गर्म भाग। अब हमें इससे जो है कॉलम बी से मैच करवाना है। तो सर्वाधिक गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो इसमें जो है सर्वाधिक जो गर्म भाग है, तो सर्वाधिक गर्म भाग मोमबत्ती का कौन, जो कि इसमें पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग होता है। क्योंकि ये कैंडल जो जलती है और उसके कैंडल पूरी तरह से जल रही है, तो उसके बाहर थोड़ा सा बाहर जो होता है वही जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद मध्य गर्म भाग क्या होता है, आंशिक दहन के बीच का भाग। हाँ, आंशिक दहन के बीच का भाग होता है। न्यूनतम गर्म भाग जो होगा वो हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा, दूसरा और पहला, यानी 3 2 1, 3 3 2 1 ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर या तांबा जो है अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि तांबा हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। कॉपर की कम अभिक्रियाशीलता होने के कारण जो है हाइड्रोजन को उस अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 ए और बी संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जाल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक हैं। S2 है, ए और बी स्तंत स्थित जल खनिजों एवं खाद से संबद्ध हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये दोनों ही बातें जो है करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्तंत और स्थिति जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जाल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक होता है और स्तंत स्थिति जल खनिजों एवं खाद से समृद्ध है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं? यूरिया, फास्फेट, पीड़कनाशी, वनस्पति अपशिष्ट। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फास्फोरस और पीड़कनाशी जो हैं ये एक तरह से अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बनिक अशुद्धियां और अकार्बनिक अशुद्धियां दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आगे है, पौधों में निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है? लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हैं। केवल कीट ही परागकण के कारक हैं। तो कीट परागकण के ही कारक केवल नहीं होते, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। निषेचन केवल परागकण के पश्चात ही हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, अच्छा, निषेचन केवल परागकण के पश्चात ही हो सकता है। हाँ, पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं। पौधे जो हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हो। जैसे गुलाब है या गन्ना है, तो इसमें एक ही पौधे से जो है जनन हो जाते हैं, एक से नए पौधे बन जाते हैं। तो इसमें हमारा जो है सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी डी किस में है? तो डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। टिड्डा, काकरोच, घोंघा, चींटी। तो घोंघा अलग हो जाएगा क्योंकि घोंघा पानी में रहता है। टिड्डा, काकरोच, चींटी जो होती है ये स्थल पे रहती हैं। निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्रवाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो पहले तो ये लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद है उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं, ये नंबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद आएगा जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर, हाँ ये 3 हो जाएगा। और मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय तक जाती हैं, तो ये 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा डी सी ई डी सी ई बी ए, डी सी ई बी ऑप्शन सी हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन,
71 नंबर का, केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, क्योंकि एल्कोहल उत्पन्न होता है, क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, क्योंकि एल्कोहल उत्पन्न होता है। केक में जो है तो ईस्ट डालने से और चीनी डालने से अभिक्रिया करने से जो है इसमें खट्टी गंध आती है, क्योंकि चीनी और ईस्ट अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है क्या? एल्कोहल। आगे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 धमनियों में रुधिर केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, धमनियों में कपाट होते हैं। तो इसमें धमनियों में केवल रुधिर प्रवाहित होते हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है गलत है, क्योंकि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कपाट जो होते हैं, ये कपाट हमारे हृदय के बीच पाए जाते हैं, जो कि कपाट के ही कारण जो है हमारा हृदय अलग अलग भागों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थितियों ए और बी पर विचार कीजिए। रसोई में छत के निकट दीवार पर निवार्तक पंखा लगा हुआ है। निवार्तक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। रसोई से ऊष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में कौन अधिक प्रभावी होगा? ए अधिक प्रभावी होगा, बी अधिक प्रभावी होगा, ए और बी बराबर प्रभावित होगा। यह वायु की दिशा पर निर्भर होता है। तो रसोई के छत से के निकट दीवार पर निवार्त पर पंखा लगा है, तो ये ए प्रभावित होगा। ए के प्रभावित होने का क्या कारण है? निवार्त पंखा जो होता है उसे हम एग्जॉस्ट बोलते हैं, जो कि अंदर से गर्म हवा को बाहर भेजता है। गर्म हवा जब गर्म होती है तो वो सीधे ऊपर जाती है, तो पंखा जितना ऊंचा लगा रहता है उतना आसानी से जो है वो हवा गर्म हवा को खींच करके बाहर फेंक देता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक सरल लोलक में माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी d है। यदि दूरी d/4 तय करने में गोलक 30 सेकेंड लेता है तो लोलक की समयावधि क्या होगी? तो यहाँ पे आपको देखिए फार्मूला भी दिया हुआ है। सरल लोलक में माध्य स्थिति और चर स्थिति के बीच की दूरी d है। d² प्रोपोर्शनल टू l। यदि दूरी d/4 करने पर लोलक द्वारा लगा समय t1 है, तो t1 प्रोपोर्शनल टू d/4 यानी 4t1 प्रोपोर्शनल टू d हो गया। अतः लोलक की समय अवधि जो होगी 40 सेकेंड होगी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को सारणी ए और सारणी बी में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय आलेख खींचने के लिए कहा गया। दूरी समय आलेख, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूरी समय, दूरी और समय, ये ए का है और ये बी का है, एक और यहाँ पे बी, ये ए का और ये बी का है। तो अब हमें बताना है कि बी से ए की ढलान अधिक होगा, ए से बी की ढलान अधिक होगी, ए और बी बराबर ढलान सम होंगे। दी गई सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों की जो ढलान होंगी वो बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन आता है, किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के माप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए? कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा, प्रतिबिंब का माप बढ़ जाएगा। तो प्रतिबिंब का माप जो है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है पहला तो करेक्ट है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है, प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। कौन सा कथन सत्य है? तो
ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों होगा कि प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। वैसे प्रकाश से ध्वनि तो धीमे चलती है, लेकिन प्रकाश का माध्यम अलग होता है, ध्वनि का अलग होता है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती है, तो इसलिए इन दोनों का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सी है, प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं, ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो है केवल डी करेक्ट होगा। प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, तो ये इसे भी हम सही कह सकते हैं। सही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रकाश अपनी अलग चाल से चलती है, ध्वनि की अलग चाल होती है। प्रकाश निर्वात में भी जा सकती है, जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के 2 टुकड़े रखे गए हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है, M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है, M1 से M2 दोनों पर बराबर घर्षण बल लग रहा है, M1 से M2 पर कार्य करता हुआ घर्षण 0 है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि M2 से M1 पर जो है घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि M1 जो है वो M2 से बड़ा है। आगे है, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया। बोतल गर्म जल में रख गई, चरण ए, और फिर ठंडे जल में रख गई, चरण बी। गुब्बारे का क्या होगा? चरण ए में पिचक जाएगा? नहीं। चरण ए में पिचक जाएगा? नहीं। चरण ए में फूल जाएगा और चरण बी में पिचक जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्म करने पे जो हवा होती है वो ऊपर जाती है, तो हवा गुब्बारे में जाएगी और गुब्बारा फूलने लगेगा। लेकिन जब बोतल को ठंडा करेंगे तो हवा धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, तो गुब्बारा क्या होगा? पिचक जाएगा। आगे है, फ्यूज की क्या विशेषता होनी चाहिए? पतला तार, निम्न प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक, मोटा तार। तो मोटा तार तो नहीं होना चाहिए, तो जहाँ भी मोटा तार है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक फ्यूज की यही विशेषता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकार से संचारण के संप्रत्यय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु से संपर्क में आने पर जंग लग जाता है, समूहों में कार्य किया। उपर्युक्त निम्नलिखित प्रयोगशाला के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसमें हमसे असत्य वाला पूछा है। इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। विद्यार्थियों को कुछ विचार तो हैं कि उनसे क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है। यह कक्षा में चर्चा किए गए प्रत्ययों को समृद्ध करने में सहायक है। यह विद्यार्थियों को एक सामान्यीकरण तक पहुंचाने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें बच्चे जो है अपने निगमन करते हैं, अपनी चीज़ों को जो है कैरेक्टराइज करते हैं। आगे है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए, जिसकी पुष्टि प्रयोग द्वारा की जा सके। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतनीय है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत समझने की हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। हम जितना ज़्यादा अपने कल्पना पर जोर देते हैं उतने ही ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं। हमारा ऑप्शन ए भी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी प्रश्न है? समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित कर पाती है। एक अपसारी डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, हमें ये बताना है। घर्षण एक मित्र है या शत्रु?
द्रव में तैरती हुई वस्तुओं की विशिष्ट आकृतियाँ क्यों होनी चाहिए। आगे क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएं तो इसमें हमारा अब सारी जो चिंतन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएं। यहाँ पे हर बच्चा जो है अपना अलग अलग इस बात पे जवाब देगा, तो यही एक अब सारी चिंतन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि हम एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च व्यय करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है, जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिकी पदार्थ के विभिन्न प्रावस्थाओं की साम्यता को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, इसके अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों को स्पष्टीकरण किया गया है। विज्ञान अधिगम का अंतःविषय परीक्षक क्षेत्र है। विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है। विज्ञान प्रकृति में अनंतनीय है। विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षा करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि विज्ञान अधिगम का अंत विषयपरक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न किए। क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए खुले आर्द्र क्षेत्र में रख दोगे। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा जब तुम कागज और लकड़ी जलाते हो। शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को अधिगम की प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिए विधि करना, या फिर विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, या फिर दूसरा है क्या होगा जब तुम कागज और लकड़ी जलाते हो। शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है। अभिक्रिया यहाँ 1 और 2 प्रश्न हो गया। अभी है विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। वैज्ञानिक प्रसंप्रत्ययों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणा है तो उन्हें जानना। विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझाने में सक्षम बनाना। तो इसमें जो है पहला तो ऑप्शन करेक्ट है कि ठीक है, मतलब विद्यार्थियों को अधिगम की प्रतिभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक संप्रत्ययों की विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जो है जोड़ता भी है। और तीसरा जो है ये भी करेक्ट है, ये ज्ञान प्रक्रम समझाने के लिए उतना करेक्ट नहीं है, यानी ABC करेक्ट है। ABC, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। S2 तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें S1 भी करेक्ट है और S2 भी जो है करेक्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों पर परिचर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पूछा, क्या होगा यदि आकाश में चंद्रमा न हो। विद्यार्थियों के उत्तरों पर चर्चा करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्र करने और समूह प्रयोजन कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए कहा। उपरोक्त कार्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं। बहु दृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। विज्ञान की अनंतमयता के महत्व को विद्यार्थियों को समझाना। विद्यार्थियों को प्रश्न बनाने और विशिष्ट पाठ्य सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित करना।
तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनंतनीय महत्ता को समझाना नहीं है। डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। सदृश्य आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और अदृश्य आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष अवलोकन, एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, ये तो जो है हमारा अवलोकन हो जा रहा है। और सदृश आवेश एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं और अदृश्य आवेश एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, ये हमारा अवलोकन नहीं, ये हमारा निष्कर्ष निकला है। तो दोनों ही हमारे जो है निष्कर्ष है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, एनसीईआरटी की विज्ञान की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण कक्षा 8 की पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। बच्चे ने प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। अहमद ने समझाया कि आवास को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई जातियों की स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य पर उपरोक्त उद्धरण विशेष बल दे रहा है? विज्ञान समाज एवं तकनीकी के अंतरापृष्ठ पर विषयों को समझाना, वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रमों को समझाना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना, विज्ञान एवं तकनीकी में सौंदर्यपरक संवेदना और क्रियाकलाप को पोषित करना। ये हमारा जो डी तो पहले से परफेक्ट है। और उसके बाद जो है विज्ञान समाज के अंतरपृष्ठ पर विषय को समझाना, ये नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रमुखों को समझाना, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी हमारा सी होगा। तो सी और डी, सी और डी, सी डी, ये ऑप्शन ए भी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमारा जो है इसमें ऑप्शन सी, जिसमें ए और सी करेक्ट है, डी नहीं है, ए और सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उदाहरणों को हमारे लिए परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन परिघटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हाइजन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों या कर्णिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति में कौन से पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण समझा रहा है? विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रतिस्थापित है। वैज्ञानिक की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है। विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है। विज्ञान की प्रगति एक निश्चित और वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है। तो इसमें जो है वैज्ञानिक सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है। तो ये तो बात सही है कि वैज्ञानिक जैसा सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उसी आधार पर कार्य करते हैं, तो विज्ञान का धीरे धीरे विकास होता जाता है। विज्ञान की प्रकृति जो होती है अंतहीन होती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आज के वीडियो में इतना ही। आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर के वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों,